हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडियल तैयारी। इस वीडियो में हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो 67वीं बीपीएससी, बिहार सीडीपीओ एवं बिहार से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी बिहार से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आइडियल तैयारी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी हुई है? तो सही आंसर है 1385 mm। 2001 से 2020 तक जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है दोस्तों 1012 mm। कितना है? 1012 mm। तो 2020-21 में औसत से 37% अधिक वर्षा हुई है। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो 83.7% बारिश जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और अन्य कारकों से जो बारिश होती है जिसमें उत्तर पूर्वी मानसून व अन्य कारक है वो होता है 16.3% वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 के दौरान सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है? तो इसका सही आंसर है किशनगंज। किशनगंज में दोस्तों बिहार का सर्वाधिक वर्षा होता है, और दूसरे स्थान पे है सुपौल, और तीसरे स्थान पे है पश्चिमी चंपारण। ये भी आपको याद रखना है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ 2765 mm वर्षा हुई है। और दूसरे स्थान पे है दोस्तों सुपौल, जहाँ 1953 mm वर्षा हुई है। और तीसरे स्थान पे है पश्चिमी चंपारण, जहाँ 1920 mm वर्षा हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 के दौरान बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अरवल डिस्ट्रिक्ट। अरवल डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वर्षा हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले दशक के दौरान बिहार का औसत तापमान कितना रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो पिछले दशक के दौरान जो औसत तापमान है बिहार का वो रहा है 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों जो आर्द्र पर्णपाती वन है वो पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कुल वन आच्छादन और वृक्षादन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है दोस्तों 9772 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 9772 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.3% है, 10.3% है। अगर आपसे दोस्तों सिर्फ वन आच्छादन पूछा जाए तो ये है 7381 स्क्वायर किलोमीटर, 7381 किलोमीटर। और वृक्षाच्छादन कितना है? तो 2391 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिहार का दोस्तों जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वाधिक वन आच्छादित है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ 1051.6 स्क्वायर किलोमीटर जो है वन आच्छादन है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है दोस्तों पश्चिमी चंपारण, ये सेकंड पे है। और थर्ड पे है रोहतास। आपको ये सीरीज भी याद रखना है, एग्जाम में आपसे ये सीरीज भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन अति सघन वन के रूप में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 4.5%। बिहार का 4.5% वन जो है वो है दोस्तों सघन वन, 333 स्क्वायर किलोमीटर सघन वन है। वहीं दोस्तों 51% हिस्सा जो है ये ओपन फॉरेस्ट है, OF। और वहीं मिड डेंस फॉरेस्ट कितना है दोस्तों? 44.5% है, MDF, मिड डेंस फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं इसमें चार्ट में दोस्तों बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ओपन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं और मिड डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों
जिसमें कैनोपी डेंसिटी जो होता है, जो वृक्ष का शिखर होता है, उसकी सघनता अगर 70% से अधिक होगी तो वो वन दोस्तों अति सघन वन कहलाएगा। और जिसमें 40 से लेकर 70% तक डेंसिटी होगी, जो शिखर की डेंसिटी होगी, कैनोपी डेंसिटी, तो ये मिड डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा। और दोस्तों जो 10% से ऊपर होगा, 10 से लेकर 40%, वो दोस्तों कहलाएगा खुला वन। तो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल है खुले वन का 51%, 3762 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं दोस्तों जो सघन वन है, अति सघन वन, ये है 333 स्क्वायर किलोमीटर। और मिड डेंस फॉरेस्ट जो है वो है दोस्तों 3286 स्क्वायर किलोमीटर। ये तीनों आपको डाटा याद रखने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अति सघन वन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जो अति सघन वन है वो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। अगर मध्यम सघन वन देखा जाए दोस्तों, तो जो दक्षिण बिहार के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, उनमें मध्यम सघन वन ज़्यादा हैं उत्तरी जिलों की अपेक्षा। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक किस में है, तो वो है दोस्तों कैमूर में। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक खुला वन कैमूर जिले में है। और अति सघन वन जो सर्वाधिक है वो है दोस्तों पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के वनों में कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों जो कार्बन स्टॉक की मात्रा है बिहार के वनों में है 5.52 करोड़ टन। ठीक है, ये पूरे भारत का 0.8% है। पूरे भारत का जो कार्बन स्टॉक है उसका 0.8% है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020-21 में वनों में सर्वाधिक आग लगने की घटनाएं बिहार के किस जिले में हुई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये घटना हुई है मुंगेर में। सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं 162। ठीक है, और बिहार में कुल 572 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 572.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इसमें दोस्तों आग की घटनाएं देखी गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो बिहार राज्य में नम भूमि बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 2021 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नम भूमि के बारे में एक फैक्ट और है जिसको आपको याद रखना है। तो ये है दोस्तों, भारत में रामसर साइट के रूप में स्थान दिया गया है 38वें रामसर साइट के रूप में कांवर ताल नम भूमि को। ये बेगूसराय जिले में है। कांवर ताल नम भूमि, आर्द्र भूमि, इसको दोस्तों रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2021-22 में बिहार सरकार ने कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था? तो ये लक्ष्य रखा था दोस्तों 2,51,00,000 पौधे लगाने का। परंतु बिहार सरकार ने इससे अधिक का लक्ष्य पूरा किया है, 3,92,00,000 पौधे लगा चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,51,00,000। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भीमबंध जो है ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला देखते हैं। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर दोस्तों बेतिया में स्थित है, पश्चिम चंपारण के बेतिया में। अगला देखते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार के 2 जिलों में है, एक रोहतास और कैमूर, ये दोनों के बॉर्डर पे है। तो आपको याद रखना है, केवल कैमूर में नहीं है, रोहतास एवं कैमूर दोनों में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बना है दोस्तों राजगीर के नेचर सफारी में। ठीक है, जो राजगीर में नेचर सफारी बना है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 26 मार्च 2021 को किया था। इसमें है दोस्तों ग्लास स्काई वॉक। और ये जो राजगीर नेचर सफारी है 100 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों राजगीर में बनाया गया है। बिहार का पहला जू सफारी ये 191.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
और ये दोस्तों बिहार का पहला जू सफारी है। इसमें 5 जानवर, एक तो शाकाहारी जानवर है, उसके बाद भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर, ये 5 जानवर इसमें रहेंगे दोस्तों। और जू सफारी में जानवरों को प्राकृतिक पर्यावास में रखा जाता है और जो पर्यटक होते हैं उनको सुरक्षित बंद गाड़ियों में वे इसमें आसानी से घूम सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ आयोजित किया गया? कलरव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों जमुई में। कलरव कहाँ आयोजित किया गया? जमुई में। ठीक है, तो जमुई में दोस्तों नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। एक है नागी और एक है दोस्तों नकटी, ये 2 पक्षी अभ्यारण्य हैं और यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये दोस्तों किया गया जमुई में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। महावीर जैव विविधता पार्क जो है वो जमुई में बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? तो ये खुला है दोस्तों पटना में। ठीक है, ये भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 में बिहार में नहरों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 968। बिहार में नहरों की जो संख्या है दोस्तों 968 थी और जलाशयों की संख्या थी 26। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आर्सेनिक से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 जिले। 14 जिले जो हैं वो आर्सेनिक से प्रभावित हैं और सर्वाधिक प्रभावित है दोस्तों बेगूसराय। 11 जिले ऐसे हैं जो आयरन से प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित है अररिया। वहीं दोस्तों फ्लोराइड से प्रभावित जिले भी 11 हैं और सर्वाधिक प्रभावित है औरंगाबाद। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत किस स्थान से पानी को पंप करके सूखे वाले स्थानों तक पहुंचाया जाएगा? तो ये स्थान है दोस्तों मोकामा में। मोकामा के मरांची गांव से पानी को पंप किया जाएगा और ये पहुंचाया जाएगा दोस्तों 4 शहरों में, गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा। इन 4 शहरों में दोस्तों पानी को पहुंचाया जाएगा जल आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। टाल विकास योजना बिहार के किन जिलों में लागू की गई है? तो दोस्तों ये चारों जिलों में लागू की गई है। पटना, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय, इन चारों जिलों में टाल विकास योजना को लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की किस नदी पर पहला रबड़ डैम बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये नदी है फल्गु नदी। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के नज़दीक पिंडदान करने वाले यात्रियों के सहूलियत के लिए दोस्तों ये रबड़ का डैम बनाया जाएगा जहां पानी को स्टोर किया जाएगा। सालों भर यहां पानी उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में अभिषेक पुष्करणी सरोवर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये स्थित है दोस्तों वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। वैशाली में जो विश्व शांति स्तूप है उसके नज़दीक दोस्तों ये धार्मिक स्थल है, वहाँ पे ये अभिषेक पुष्करणी सरोवर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कुल कितने जिले वर्ष 2020-21 में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? तो दोस्तों इन जिलों की संख्या है 19। 19 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं और 15,61,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं 2020-21 में बाढ़ के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये ऐप है इंद्रब्रज। इंद्रब्रज ऐप लॉन्च किया है। ये दोस्तों 20 किलोमीटर के दायरे में 40 मिनट पहले सूचना प्रदान कर देता है कि कहाँ पे बिजली गिरने वाली है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल आइडियल तैयारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।